ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग आंसर राइटिंग के, जो कि काम आएगा आपको यूपीएससी सीएसई मेंस में। सबसे पहले जानते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। तो बेसिकली देखा जाए अगर तो जो 4 टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, तीसरा इंजीनियरिटी बेस्ड क्वेश्चन और चौथा होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहले टाइप डिस्कस करते हैं जो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। इसका एग्जांपल है ये क्वेश्चन, एन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच हैव बीन सबस्यूम्ड इन द जीएसटी इन इंडिया, आल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस जुलाई 2017। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है आपको कि सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको, तभी आप आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को आंसर करने का यही तरीका है कि सारे फैक्ट्स को आप जॉट डाउन करें एक जगह पे, और कंटेंट आपके पास में ज़्यादा है तो बुलेटेड पॉइंट फॉर्म में लिखें आप, और कंटेंट कम है अगर तो उसको पैराग्राफ वाले फॉर्म में लिखें ताकि आप उसको और फर्दर एक्सप्लेन कर सकें अपने हिसाब से। आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि यूजुअली कंट्रोवर्शियल टॉपिक दिया जाएगा आपको। जैसे ये एग्जांपल है, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome discussed। ये GS2 का क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया था। तो इसमें अब कंट्रोवर्सी इस सेंस में है, एक तरफ तो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसमें कि पार्टी जो व्हिप जारी करती है उसमें उस हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कि वो भी एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो उस मेंबर का भी एक पर्टिकुलर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर सारे एमपीज अपने हिसाब से काम करने लगे अगर, तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो ये कंट्रोवर्शियल यानी कि टॉपिक हुआ, यानी कि इससे 2 एस्पेक्ट आपको करना है। क्या है कि दोनों साइड ऑफ स्टोरी को प्रेजेंट करना है और आपको सिचुएशन इंप्रूव करने के बारे में अपनी ओपिनियन देनी है। आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो है कि इंजीनियरिटी बेस्ड क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल है, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। अब इस तरह क्वेश्चंस को ना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं पहले से। अब आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे आप सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंसेस है, फ्रांस में क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो इन सब सारे फैक्ट्स को, सारे नुएंसेस को आप एक साथ जमा करें अपनी इमेजिनेशन से और प्रेजेंस ऑफ माइंड से, और इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। फोर्थ क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसका एक एग्जांपल है, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर 2 विल किल यू। वॉरेन बफेट। What do you understand by this statement in the present day scenario? Explain। ये GS4 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। अब इस तरह के क्वेश्चन है, इसको आप एग्जाम्पल की मदद से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई कितना इंटेलिजेंस और एनर्जेटिक क्यों नहीं है, लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिटलर का दे सकते हैं कि किस तरीके से उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरी तरीके से टॉर्चर किया नाजी जर्मनी में। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, राइटिंग ए प्रिसाइज आंसर। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होती है किसी भी अच्छे आंसर की। तो उसको आप समराइज कर सकते हैं क्लैप्स के फॉर्म में कि कंटेंट, लैंग्वेज, अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली 5 इंग्रेडिएंट है किसी भी अच्छे आंसर का। अब ये जो क्लैप्स है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी उसको आप आंसर कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर और कंटेंट, उसकी वजह ये है कि सिर्फ नॉलेज को वहाँ पे मतलब वोमिट नहीं करना है, वहाँ पे एक अच्छे तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। फाइनली लैंग्वेज इसलिए कि वहाँ पे अगर छोटी मोटी गलती होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, तो फिर तो पूरा ही मतलब चाहे कितना ही अच्छा कंटेंट में क्यों नहीं हो, लेकिन लैंग्वेज अगर अच्छी नहीं होगी अगर आपकी, तो फिर मतलब बहुत ही अजीब हो जाएगा।
तो अब आते हैं एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अप्रोच। Issues with understanding the approach can make or break your answer regardless of content. The content will be similar, but the way how the question is supposed to be answered will be different. We need to read the question twice, focusing on different parts of the question. The first minute must go into the approach, making the rough framework about what to write and the order for different parts. There is no need to write down the framework anyway, it must be in mind and takes practice. इसमें बेसिकली यही कि क्वेश्चन को समझना है आपको, और बहुत सारे समझना, इसमें क्वेश्चन को समझने पे फोकस करना है इस एस्पेक्ट पे। क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म ही है, सेक्युलरिज्म में कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उस हिसाब से आपको उसे मोल्ड करना है। इसी तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल राइट का ही कॉन्सेप्ट है या फिर ड्रिफ्ट थ्योरी की कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन के अप्रोच पे, क्वेश्चन डिमांड क्या है उस लिहाज से आपको प्रेजेंट करना होता है। तो ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। द इवैल्यूएटर मस्ट नॉट बी मेड टू सर्च फॉर द कंटेंट इन योर आंसर्स। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन अप्रोच मस्ट बी फॉलोड, बट नेवर यूज हेडिंग्स सच एज इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एक्सेट्रा। द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स मस्ट बी यूज इन द बॉडी। बेसिकली ये है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि जो इवैल्यूएटर है उसको आंसर ढूंढना नहीं पड़े आपके कि कौन सा कीवर्ड, कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपके आंसर में कहाँ पे, वो दिखना चाहिए खूबसूरती के साथ। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में आप लिखेंगे तो ये चीज़ें इवैल्यूएटर को आसानी होगी तो वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे ये चीज़ है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन अप्रोच मस्ट बी फॉलोड, बट नेवर यूज हेडिंग सच एज इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एक्सेट्रा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आप इंट्रोडक्शन और ये जो बॉडी है, कंक्लूजन वगैरह है, ये लिखना नहीं है आपको, बट ये अप्रोच फॉलो करना है। मतलब शुरू के 3-4 सेंटेंस में आपको इंट्रोड्यूस करना है किसी भी टॉपिक को, फिर उसकी बॉडी के सारे एस्पेक्ट्स को लिखना है, फिर कंक्लूड करना है, लेकिन हेडिंग नहीं देना आपको। उसकी जगह पे आपको सब हेडिंग्स देना जो कि कैची हो थोड़ा है। आप पुरानी वीडियो देखिए, इस बारे में मैंने वहाँ पे कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं। सो बात है पहले टॉपिक की तरफ, इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें। इंट्रोडक्शन मस्ट बी क्लियर एंड सिंपल, यानी कि इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ये पहला सेंटेंस होता है, पहला पैराग्राफ होता है आपके आंसर का, तो ये बहुत ही आसान होना चाहिए समझने के लिए। इट शुड नॉट बी टू इलैबोरेट एज डिस्पाइट द introduction being important for every answer. Any introduction beyond 3 to 4 lines gives an impression that the candidate is short on content and trying to cover up. यानी कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं देना आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसे थोड़ा ब्रीफली आपको बातें करनी, वो बॉडी का पार्ट है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लिखना है। क्योंकि अगर ज़्यादा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि आप मतलब डेविएट हो रहे हैं टॉपिक से, तो फिर वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। This approximation of how much background is sufficient and when the background gets incompatible only comes through practice. अभी एक दिन की बात नहीं है कि आपको मालूम चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन में कितना लिखना होता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। The candidate will always not get more than 1 mark for the introduction. यानी कि इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो फालतू की मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन आंसर। क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी भी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने की। पहला डेफिनेशन, दिस इज द इजीएस्ट मेथड अंडर विच वी ब्रीफली डिफाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। वी मस्ट अवॉइड टू डिटेल डेफिनेशन एंड ऑल्सो डिफाइनिंग टू एविडेंट टर्म्स। मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स तो होंगे, तब उस कीवर्ड को डिफाइन करने से क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा डिटेल डेफिनेशन नहीं देना आपको, या फिर बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स को डिफाइन करना स्टार्ट नहीं कर देना। जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो, उसी को डिफाइन करना है आपको। दूसरा तरीका है करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आंसर वेयर वी कैन कोरिलेट द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन विद एनी रिसेंटली held event. It can get difficult to reflect a suitable example from current affairs. दूसरा तरीका है करंट अफेयर से स्टार्ट करने का। सबसे ये अच्छा तरीका माना जाता है कि कोई भी कीवर्ड दिया हो आंसर में, उसके रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर से चल रहा हो, न्यूज़पेपर कुछ चल रहा हो, तो आप वहाँ पे उससे रिलेट करके आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हर टाइम किसी करंट अफेयर से रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है इसको, तो ये एक बात इसके रिगार्डिंग।
तीसरा तरीका फैक्ट से स्टार्ट करने का कि वी कैन स्टार्ट बाय मेंशनिंग द स्टैटिस्टिक्स फॉर माल न्यूट्रिशन, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। कोडिंग सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है फैक्ट से स्टार्ट करने के टाइम में कि अगर कुछ कोई टॉपिक है उसमें आप कुछ रेलिवेंट कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, कुछ मानिए कोई टॉपिक पॉवर्टी पे है तो वहाँ पे आप पॉवर्टी के रिगार्डिंग कोई आपके पास में अगर कोई फैक्ट्स है तो उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसको कोट करते हुए आप आंसर को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोर्स को कोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो भी सही सोर्स का। चौथा तरीका है कोड से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। द यूज्ड कोड must be short and English only, unlike the essay paper where we can use longer quotes and even in a different language। अब चूंकि ये जो आंसर राइटिंग की बातें कर रहा हूँ, जीएस के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इंग्लिश में ही कोट्स लिखें, दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिखें। वो ऐसे में तो चल जाएगा बट जीएस पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तो शॉर्ट कोट्स लिखें, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही की चीज़ है, आप ऐसे में लिख सकते हैं। और फिर ये है कि अवॉइड यूजिंग कैजुअल फ्रेजेस। बहुत सारे मतलब कैजुअल फ्रेजेस होते हैं, उससे बचना चाहिए कोट्स में, जैसे आया राम गया राम, इस तरह के जो कोट्स होते हैं इससे बचना चाहिए जीएस पेपर में। वी कैन कोट इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज इंस्टीट्यूशंस एंड कैन ऑल्सो यूज सैल्यूटेशन लाइक हॉम्बल सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा। अब हम लोग बहुत ही मतलब जो कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है लाइक सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, इस तरह की इंस्टीट्यूशन है उन सबको कोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि प्रॉपर सैल्यूटेशन का यूज़ हो। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का यूज़ कर रहे हैं आप तो हॉम्बल सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो आप। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोट कर रहे हो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज़ कर सकते हो आप। The ways given are not exhaustive and they can even be combined, but the final introduction must not exceed 4 lines in any case। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो चारों तरीके मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का, ये मतलब ये इसको आप ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, चारों कंबाइंडली भी यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंट्रोडक्शन 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें थी। अब आते हैं बॉडी की तरफ। तो ये है कि आप क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। द कंक्लूजन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द आंसर्स। जो भी आप आंसर लिखेंगे सारे में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। डिफरेंट वेज ऑफ कंक्लूजन्स, जो लिखने के तरीके हो सकते हैं वो है सजेशंस and relevant committees recommendation along with the reference, significance of solving the problem, government initiatives, global initiatives। ये कि आप जो मतलब इंट्रोडक्शन और बॉडी में किसी इशू को डिस्कस कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे सजेशंस दे सकते हो आप कंक्लूजन के फॉर्म में, या फिर कोई कमेटी उस टॉपिक पे या फिर उस थीम पे कोई बनी थी और उसको उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, आप उसको वहाँ पे कोट कर सकते हो। या फिर ये बता सकते हो कि मतलब प्रॉब्लम है कोई है तो उसको सॉल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई स्कीम लॉन्च की हो अगर, तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। या फिर कोई यूएनओ वगैरह इस तरह की बॉडी या फिर आईएमएफ इस तरह की बॉडी ने कोई काम किया हो उसको सॉल्व करने का, तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से करने का कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। ये तो था कि आप स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर के बारे में। अब कंटेंट के बारे में आते हैं। It broadly refers to whatever we know about the topic through books, practice and even general observations। तो बेसिकली ये कंटेंट क्या नॉलेज है आपकी उस टॉपिक के बारे में। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी टॉपिक के बारे में, रेलिवेंट नॉलेज, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूज़ एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स। जितना ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी आपको समझाने में एवेलुएटर को, तो वो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा। फ्लो चार्ट्स, फिगर्स एंड मैप्स मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। अगर आप फ्लो चार्ट या फिगर मैप वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। वी नीड टू स्टार्ट एंड कंक्लूड विद पैराग्राफ्स एंड यूज़ पॉइंट्स इन बिटवीन। चूँकि ये जीएस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि पैराग्राफ से स्टार्ट करना है आपको, एंड भी पैराग्राफ से करना है, लेकिन बीच में आप पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हो आप। सब हेडिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेन बॉडी। जो बॉडी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में तो आपको ऑफकोर्स सब हेडिंग्स यूज़ नहीं करना, लेकिन जो बॉडी में सब हेडिंग्स आपको यूज़ करने, वो भी कैची सब हेडिंग्स, इससे आसानी होगी इवेलुएटर को।
अब आते हैं अंडरलाइन के रिगार्डिंग, वी मस्ट यूज़ अंडरलाइंस बट नॉट एक्सेसिवली। अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं। इट कैन बी यूज टू हाईलाइट दोज थिंग्स दैट वी डोंट वांट द एग्जामिनर टू स्किप। वैसे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है जो कि मतलब आप चाहते हैं कि वैल्यूटर का ध्यान जाए उधर, वो उसको छोड़े ना। सम कॉमन थिंग्स दैट अंडरलाइंड आर कमेटी नेम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एक्सेट्रा। लाइक कमेटी नेम, कोई कमेटी मेंशन कर रहे हैं आप इस तरह के, या फिर कोई आर्टिकल मेंशन कर रहे हो आप, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, फैक्ट्स हो, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग, इट मस्ट बी नीट एंड लेजिबल ऑफ कोर्स, क्योंकि इवैल्यूएटर को जितनी आसानी होगी, जितना उसका काम आसान होगा, उतना आपके लिए भी अच्छी बात होगी। ऑर्डर ऑफ आंसरिंग, वी कैन स्टार्ट बाई आंसरिंग दोज क्वेश्चंस वी आर कंफर्टेबल विद। एक्चुअली होता है क्या जीएस में कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों एक ही साथ दिया होता है। आंसर की जगह दी होगी, पहले क्वेश्चन होगा, फिर आंसर की जगह दी होगी। सारे क्वेश्चन के जो भी 20 क्वेश्चन होते हैं GS 1 2 3 में, और 12 क्वेश्चन होते हैं अराउंड GS 4 में, तो उसकी जगह दी होती, तो आपकी मर्ज़ी, अपने हिसाब से आप जिस भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहे आप कर सकते हैं। वर्ड लिमिट्स एंड टाइम लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 घंटे होते हैं, आपको वहाँ पे अराउंड 3000 4000 वर्ड्स लिखना होता है आपको, तो आपको टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें थी। अब आते हैं लैंग्वेज के रिगार्डिंग। It is of least importance as no extra marks are provided for flowery language. Extra effort in improving or complicating the language can even be counterproductive if the examiner faces difficulty in deciphering the answers. यहाँ पे ये कि फ्लावरी लैंग्वेज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करा आपने, और एग्जामिनर को कुछ प्रॉब्लम हुई अगर, हो सकता है कि वो मार्क्स कट भी कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं करना, बट अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो कुछ टिप्स है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की। लर्न बाय डूइंग, इट गेट्स फ्यूटाइल टू वेट फॉर द सपोज्ड completion of the syllabus before beginning to start answer writing. Prudence dictates that we must start writing answer on the topics and subjects as they keep getting completed. अब यहाँ पे देखिए, राइटिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको मतलब लिखने से ही मतलब इम्प्रूव होगा। और यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूपीएससी सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो आप इस चक्कर में ना रहें कि मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट होगा फिर आंसर लिखेंगे। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो उस पर आप 1-2 क्वेश्चन अब कर लें, तो ये ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। तो दूसरा जो टिप्स है राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट का रिगार्डिंग, एक्वायर एक्यूरेट नॉलेज। नॉलेज आपकी बहुत ही सही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन के टाइम में चांसेस है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे अगर आप, तो बहुत ही नुकसानदेह होगा। तीसरी चीज़ है रिसर्च करें आप। बहुत सारे मतलब टॉपिक्स है जो कि न्यूज़पेपर बहुत सारे डिटेल में कवर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप ऑफ कोर्स इंटरनेट का सहारा लें और अपनी नॉलेज के दायरा को बढ़ाएं। फिर है प्लान योर आंसर। ऑफ कोर्स आप पहला जो वर्ड लिख के पेपर में, उसके पहले आपके पास में पता होना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं उस पूरे क्वेश्चन के अंदर। पहला वर्ड लिखने के पहले आपको पता होना चाहिए कि उस आंसर में क्या लिखने वाले हैं। फिर नो योर रीडर। ऑफकोर्स एक अच्छे राइटर की पहचान होती है कि वो अपने रीडर को जानता है कि उसका रीडर कौन होगा। हम लोग के केस में ये है कि एग्ज़ाम इवेलुएटर होगा, तो वो जो कि 50-60 ईयर्स के राउंड के होंगे वो, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फुल होंगे, तो वहाँ पे आप सिली मिस्टेक ना करें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर है डेवलप योर ओन स्टाइल। राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको मिमिक नहीं कर सकते, दूसरे की इमिटेट नहीं कर सकते आप दूसरे के स्टाइल की। आप अपनी खुद की राइटिंग स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करें। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिली मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एक एज ए सिविल सर्वेंट आप कल होकर के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे आप, तो इन सब चीज़ों की गलती तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लावरी नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज, बट इन सब छोटी मोटी गलतियों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर एडिट एंड प्रूफ रीड। आप आंसर लिखने के बाद एक बार में उसको देख लें, आप कुछ लगा कुछ पॉइंट छूट गया अगर, या फिर कुछ उसमें कुछ गलती है, तो उसको आप वहीं पे दुरुस्त कर लें। स्टिक टू द टाइम एंड वर्ड लिमिट। ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस 2 एस्पेक्ट पे, टाइम पे, वर्ड लिमिट पे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, वर्ड टाइम एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आप उसको ज़रूर देखें। आप प्रेजेंटेशन में ध्यान देना खास तौर से। आप वहाँ पे सीधी अगर एक कंटेंट को वोमिट नहीं करना, आपको वहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उस लिहाज से कंटेंट को मोल्ड करके आपको प्रेजेंट करना है।
ये तो लैंग्वेज के बारे में थी। तो ये मैंने सारे एस्पेक्ट को, जो कि मैंने बोला था कि क्लैप्स, कंटेंट, लैंग्वेज, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, जो कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिस आंसर्स के, उसको मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। अब मैं आता हूँ कुछ फ्यूज डूज एंड डोंट्स के रिगार्डिंग आंसर राइटिंग में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए आंसर राइटिंग के दरमियान। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, बट एक बार पढ़ा हमने या फिर जल्दबाजी में पढ़ा और समझ कुछ और लिया। अब क्वेश्चन ने पूछ कुछ और रहा है और हमने लिखा कुछ और, तो ये फिर बहुत ही मतलब अजीब हो जाएगा, फिर मार्क्स नहीं आएंगे ऐसे तो। पैनिकिंग। एग्जामिनेशन हॉल में ऑफ कोर्स वहाँ प्रेशर होता है, ये ह्यूमेन है काफ़ी कि वहाँ पे पैनिक करना, बट आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है। फिर फेलिंग टू प्लान टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है, इसलिए है। इसके लिए आप आंसर राइटिंग, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें आप, तो ये जो टाइम का इशू है वो आप इसको काबू में ला सकते हैं आप। ओवर जनरलाइजिंग, क्वेश्चंस को आपको जनरलाइज नहीं करना है या फिर किसी इशू को जनरलाइज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ कि वास्तविक ऐसी मतलब होती है ना, लोगों के व्यूज़ बन जाते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस टाइप की होती है, या फिर एक पर्टिकुलर जेंडर के, फिर कुछ, या फिर ऐसा होता है बात है कि कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ या फिर पर्टिकुलर बुराइयाँ हम एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ एसोसिएट करते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट आपको जनरलाइज नहीं करना आपको। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं करना आपको, क्योंकि आप कल होकर गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। आप ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसके बारे में अपनी एडवाइस दें, आप ओपिनियंस दें, लेकिन हमेशा एक अपोजिशन लीडर की तरह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। फिर गेटिंग पर्सनल, ऑफ कोर्स से बचना चाहिए। आप वहाँ पे आंसर राइटिंग करने जाना है आपको, तो पर्सनल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिंग्विस्टिक एरर्स में लैंग्वेज के बारे में बताया ही हूँ, ये सिली मिस्टेक से बचना है आपको। नॉट स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है। मानिए 250 वर्ड में लिखना है तो 260 270 या फिर 240 तो चलेगा, लेकिन मानो 250 वर्ड्स लिमिट है, आप उसको 350 या 400 वर्ड्स में नहीं लिख सकते, या फिर 250 वर्ड्स लिखने को बोला गया है उसको 100 में नहीं लिख सकते आप। तो इस चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि इसका फिर इम्पैक्ट दूसरे आंसर से पड़ेगा आपको। फिर आंसर लैकिंग फ्लो, हैफेजार्ड मैनर आपको नहीं लिखना है, कुछ कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं रुकना है आपको, एक टॉपिक कंप्लीट करना है उसके बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है। तो ये तो था कि क्या नहीं करना है। अब कुछ डूज के बारे में बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम व्यूज एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस एटसेट्रा। अब एक्सट्रीम व्यूज से बचना है, लेकिन मानो कोई टॉपिक है जिसमें इंटीग्रिटी या ट्रूथफुलनेस या फेथफुलनेस की बात आ रही, तो वहाँ पे एक्सट्रीम लेना है, यानी कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको फेथफुलनेस, लॉयल्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसमें एक्सट्रीम व्यूज़ होंगे, लेकिन बाकी टॉपिक्स पे, बाकी इशूज़ पे आपको एक्सट्रीम व्यूज़ से बचना है। डिप्लोमेसी इन कंट्रोवर्सी, मानो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखने हैं अपने, तो वहाँ आपको मिडिल पाथ लेना है। पॉलिटिकल करेक्टनेस, जैसे अवॉइड स्टेटमेंट लाइक जॉब ऑफ आर्मी एंड पुलिस आर नॉट सुटेबल फॉर वुमेन, अगेंस्ट जेंडर जस्टिस, अवॉइड जनरलाइजेशन। मैंने पहले भी कहा जनरलाइजेशन से बचना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आर्मी और पुलिस की जॉब जो है वो वीमेंस के लिए सेफ़ नहीं है या वीमेंस के लिए नहीं है, तो ऐसी थॉट्स नहीं रखने आपको। ये आपको मतलब ऐसे स्टेटमेंट से बचना है आपको। फिर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, नेवर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी पास बाई पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। ऑफ कोर्स अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करा तो क्रिटिसाइज नहीं करना। ऑफ कोर्स अगर इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे ज़रूरत है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखें वहाँ पे आप, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है वहाँ पे। बट कैन डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी पॉलिसी एंड ऑल्सो कैन गिव सजेशन टू इम्प्रूव अपॉन देम, ये मैंने बताया है ये भी आपको। फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, योर आंसर should display values like integrity, impartiality, political neutrality, empathy, dedication to public services, etc. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप जो भी आपकी पर्सनालिटी में ये सब वैल्यूज़ ना दिखनी चाहिए आपको। वहाँ पे सिविल सर्वेंट होंगे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, तो ये सब वैल्यूज़ जो है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी आंसर राइटिंग में, आपकी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। फिर मल्टी डायमेंशनल आउटलुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट के
हर टॉपिक के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी आपके आंसर्स में झलकना चाहिए, ये लगना चाहिए कि ये बंदा ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव बात तो सब कोई कर लेता है, बट एडवर्स सिचुएशन में पॉजिटिव रहना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए, वहाँ पे इमोशनल नहीं होना किसी भी टॉपिक को देख करके या फिर किसी भी मुद्दे पे। वहाँ पे लॉजिकल एनालिसिस करना है आपको। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और सही लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्लावरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है और गलत लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एंड सही लैंग्वेज, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। बिफिटिंग कंक्लूजन बहुत ही ध्यान से देना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका पहला पैराग्राफ होता है जो कि इवैल्यूएटर पढ़ता है, और कंक्लूजन लास्ट होता है जिसके बाद वो मार्क्स देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि आपका सही हो। तो कुछ डूज एंड डोंट्स थे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बातें कहीं और आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरे कैंडिडेट्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जब मैं ऐसे वीडियोज़ और अपलोड करूँगा तो आपको उसका टाइमली अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच।